हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी रिफंड के टॉपिक में हमने इन डिटेल ये सब चीज डिस्कस कर ली कि जीएसटी का रिफंड किस किस केस में आपको मिलने वाला है, क्या उसकी फॉर्म्स रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा और किस केस में डिपार्टमेंट आपको जीएसटी का रिफंड ग्रांट करेगा, किस केस में डिपार्टमेंट आपको प्रोविजनली ग्रांट करेगा और किस केस में आपके जीएसटी रिफंड का पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करेगा और किस केस में डिपार्टमेंट आपके जीएसटी रिफंड का पैसा रिजेक्ट करेगा। वो चीज हमने इन डिटेल डिस्कस कर ली। बट आज की डेट में मुझे जीएसटी रिफंड ऑनलाइन फाइल करना है, RFD-01 रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है। प्रैक्टिकली मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जीएसटी के कॉमन पोर्टल में लॉगिन करने के बाद मुझे किस ऑप्शन में जाने के बाद कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है और तब जाकर के मुझे रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, और साथ में जो हम जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है वो किस तरीके से करनी है। राइट, तो आज प्रैक्टिकली हम आपको ये सिखाएंगे कि हमने जीएसटी एक कंप्लीट RFD-01 फाइल करेंगे विद ईवीसी। हम कंप्लीट एक जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक हमने किसी क्लाइंट का लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, सर्विसेज के टैब में जाना है, रिफंड के ऑप्शन में जाना है। अब रिफंड के ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ गए। अब मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर रिफंड में जाना है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब इसने आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन दे दिए। अब मल्टीपल ऑप्शन में से मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट आपको किस किस केस में जीएसटी का रिफंड अलाउ करती है। 2 मिनट लगा करके एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो जीएसटी हमने जो डिस्कस किया था, जीएसटी का रिफंड ब्रॉडली आपको 3 केस में मिलता है, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर और ई लायबिलिटी लेजर। राइट, 3 लेजर होते हैं हमारे पास। ई कैश लेजर में अनयूटिलाइज्ड, या यूं कहें कि जो ई कैश लेजर का जो बैलेंस है, चाहे वो आपका टैक्स, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह किसी भी हेड में, मेजर या माइनर किसी भी हेड में आपका पैसा रखा है, आप गवर्नमेंट से वो पैसा वापसी ले सकते हैं। फर्स्ट केस क्या था, ई कैश लेजर। अब यहां पर फर्स्ट केस को रिलेट करो और ये इसको एक बार रीड करते हैं। रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। राइट, फर्स्ट केस क्या था हमारा, ई कैश लेजर, और यहां पर भी फर्स्ट केस क्या है, रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर। यानी ई कैश लेजर में रखे पैसे को आप निकालना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन को यूज करना है, तब जाकर के आपने RFD-01 फाइल करनी है। अब सेकंड केस हमारा था, सेकंड केस था ई क्रेडिट लेजर, जहां पर हमने ये देखा था कि मेरे अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि मेरे ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस रखा है, इसको अगर मैं गवर्नमेंट से जीएसटी रिफंड की फॉर्म में वापसी लेना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट 2 ही केसेस में परमिट करती थी। फर्स्ट केस जीरो रेटेड सप्लाई एंड सेकंड केस इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। राइट, 2 ही केसेस में गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, जीरो रेटेड सप्लाई और आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो पहले तो हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। यहां पर हमने एक ऑप्शन हमने ये देख लिया, और उसके बाद अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी अकुमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये हमने 2 ऑप्शन देख लिए। थर्ड ऑप्शन, जहां पर जीरो रेटेड सप्लाई की बात होती थी, फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जीरो रेटेड सप्लाई में 2 चीजें होती हैं। जीरो रेटेड सप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 16 क्या कहता था कि जीरो रेटेड सप्लाई आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, यानी आप इंडिया से बाहर भेज रहे हो उस केस में। और सेकंड केस क्या था, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर। इन दोनों केस में यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई में एक्सपोर्ट आएगा और आपका सप्लाई टू एसईजेड आएगा। राइट, अब इन दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट ने आपको 2 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 कि आप अपने एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसको आईजीएसटी को आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स के ऑप्शन में चले जाइए, आप आईजीएसटी जमा करा दीजिए और गवर्नमेंट से आप रिफंड ले लीजिए। और सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट ने आपको ये दिया था कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी यानी विद बॉन्ड और एलयूटी के ऑप्शन में चले जाइए, आप अपना आईटीसी यूज कीजिए। यूज करने के बाद जो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट रह जाएगा उसको आईटीसी को आप गवर्नमेंट से वापसी ले लीजिए। अब हम पहले बात करते हैं आईटीसी वाले सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, जहां पर हम अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाई के केस में। राइट, अब इसे समझते हैं। जो क्या कहता था, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जब ये सेकंड ऑप्शन देखते हैं, रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स।
राइट। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में जीरो रेटेड सप्लाई में एक ऑप्शन हमने देख लिया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, और सेकंड ऑप्शन है हमारा एसईजेड का, और वो एसईजेड का ये ऑप्शन है ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड सप्लायर, राइट। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में हमने तीनों ऑप्शन डिस्कस कर लिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का भी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का भी, सप्लाई टू एसईजेड का भी, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का भी, राइट। अब हम बात करते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट की। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था जो डीम्ड एक्सपोर्ट का केस होता था तो उसमें सप्लायर के पास भी ऑप्शन था कि जो सप्लाई आप दे रहे हो उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में अगर आपको गवर्नमेंट से जीएसटी का रिफंड लेना है तो उस केस में सप्लायर भी उस सप्लाई के अगेंस्ट जीएसटी का रिफंड ले सकता था, और एज वेल एज अगर सप्लायर नहीं ले सकता तो उस केस में रिसिपिएंट को भी परमिट किया गया था कि हाँ, अगर उस सप्लाई के केस में सप्लायर जीएसटी का रिफंड नहीं ले सकता या नहीं ले पा रहा तो उस केस में सप्लायर भी उस सप्लाई के अगेंस्ट जीएसटी का रिफंड ले सकता था। तो अब हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय रिसिपिएंट, राइट। इस केस में रिसिपिएंट, अगर रिसिपिएंट को डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिफंड लेना है तो उसने इस ऑप्शन में जाकर के लेना है, और अगर सप्लायर को लेना है तो यहाँ पर नीचे देखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, राइट। यहाँ पर सप्लायर के लिए ऑप्शन दिया गया। अब हम बात करते हैं विद पेमेंट। फ्रेंड्स, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में हमने देखा कि दो ऑप्शन मिलते हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब विद पेमेंट ऑफ टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सप्लाई टू एसईजेड, ये तीन केस हमने देखे थे विद पेमेंट ऑफ टैक्स। बट यहां पर एक बार देख लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में विद पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन कौन सा है। यहां पर देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक ऑप्शन ये आ गया। अब विद पेमेंट ऑफ टैक्स का सेकंड ऑप्शन किसका था, एसईजेड का। विद पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर विद पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। अब फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया, बट जो थर्ड ऑप्शन था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, वो ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा, आप रिकॉल करो उस टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है और विद पेमेंट ऑफ टैक्स का केस है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसका रिफंड देता ही नहीं था। रिफंड कहां से मिलता था, कस्टम डिपार्टमेंट से मिलता था। कस्टम डिपार्टमेंट में जो मैंने शिपिंग बिल फाइल किया था, वो शिपिंग बिल जो मैंने फाइल किया था, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर डीम्ड रिफंड एप्लीकेशन, राइट। वो आपकी रिफंड एप्लीकेशन मान ली जाती थी, आपको अलग से कोई RFD 01 फाइल नहीं करना होता था। जीएसटी डिपार्टमेंट आपको रिफंड नहीं देता था, कस्टम डिपार्टमेंट आपको रिफंड देता था। और इनफैक्ट अगर कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम ऑफिसर को अगर ये लगता था कि आप जीएसटी का रिफंड गलत क्लेम कर रहे हैं, उस केस में वो आपकी फाइल आपके जुरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिस को रीडायरेक्ट कर देता था, और रीडायरेक्ट करने के बाद जो वो रीडायरेक्ट कर रहा था ये ऑटो पॉपुलेटेड RFD 01 की फॉर्म में आती थी। उस केस में भी एप्लीकेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो रिफंड एप्लीकेशन फाइल करे, राइट। ये चीज क्लियर है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता विद पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में, राइट। अब हम बात करते हैं, हमने ये सारे ऑप्शन देख लिए, अब हमारा रह गया कि अगर आपने IGST जमा कराना चाहिए था बट CGST SGST जमा करा दिया, और अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको जो जमा कराना चाहिए था, जो करेक्ट हेड में जमा कराना चाहिए था, उस करेक्ट हेड में जमा करा दो, IGST जमा करा दो, और एज वेल एज अपना जो CGST SGST जो आपने एक्सेस जमा करा दिया वो गवर्नमेंट से वापसी ले लो। अब जो वापसी लेना है उसके लिए आपको इस ऑप्शन में जाना है, टैक्स पेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई व्हिच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। अगर आपको CGST और SGST जमा कराना चाहिए था, आपने IGST जमा करा दिया, तो IGST जो जमा करा दिया वो गवर्नमेंट से वापसी ले सकते हो। अगर लेना है तो इस ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, राइट। ये हमने देख लिया। एनी अदर, किसी और केस में अगर आपका GST रिफंड है स्पेसिफिकली तो आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके रेजिड्यूरी कैटेगरी ऑफ GST रिफंड का केस बनता है तो आप एनी अदर में जा सकते हैं। एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने GST या 3B में 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स 10 लाख रुपए का GST जमा कराना चाहिए था, आपने 12 लाख रुपए का जमा करा दिया। अब इस केस में जो आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा करा दिए उसका अब आपको गवर्नमेंट से रिफंड चाहिए, तो आपने इस ऑप्शन में जाकर के फिल करना है, राइट। अब लास्ट ऑप्शन है असेसमेंट ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील, एनी अदर ऑर्डर। फ्रेंड्स, आपको ये डाउट था कि मेरा GST का जो रिफंड है वो मेरा जो जिस आइटम में मैं डील कर रहा हूँ वो आइटम जो है वो
12% की कैटेगरी में आ सकती है या 18% की कैटेगरी में है, आई एम नॉट श्योर। तो मैं उस केस में मैं अपने अपने ऑफिसर से डिस्कस करूंगा। ऑफिसर मुझे प्रिकॉशनरी रिवेन्यू के केस में रिवेन्यू मतलब हार्म ना हो, उस केस में डिपार्टमेंटल ऑफिसर मुझे क्या कहेगा कि जी आप फॉर द टाइम बिंग 18% जमा करा दीजिए, और जब तक हम इस केस को सुनवाई करते हैं, और इस केस को सुनवाई करते करते सब लेट सपोज ऑफिसर को 6 महीने लग गए, और 6 महीने के बाद अब ऑफिसर ये कहता है कि आप इसको 12% में, आपका जो आइटम है वो 12% के रेट ऑफ टैक्स में आता है और आप 12% आपको जमा कराना है। बट अब इस केस में एप्लीकेंट ने जो पिछले 6 महीने में एक्स्ट्रा 6% जमा कराया होगा, भाई 12% जमा कराना चाहिए था लेकिन उसने 18% जमा करा दिया, अब इस केस में ये जो 6% होगा वो अब गवर्नमेंट से रिफंड लेगा सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो अगर ये वाला केस है तो यहाँ पर इसको ये लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के ऑर्डर से अगर आप एग्रीव्ड हो, आपने अपील डाली, अपील डालने के बाद लेट सपोज अपील जब डाली होगी, आपने प्री डिपॉजिट जमा कराया होगा, लेटर ऑन वो जो अपील होगी अपीलेट अथॉरिटी ने आपके फेवर में दे दी, तो अब जो आपने प्री डिपॉजिट के लिए पैसा जमा कराया होगा, अब गवर्नमेंट से आपको वापसी चाहिए, तो भी आप ये लास्ट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे और उसके बाद इसको RFD 01 एप्लीकेशन फाइल करें। अब हमने ब्रॉडली सारे सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि मेरे केस में मेरा क्या केस है। मेरा जो क्लाइंट है वो एक्सपोर्टर है और उसको बैकएंड में अपने ITC का रिफंड चाहिए, और अब आप ये रिकॉल करना कि उस केस में क्या उसे सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिल जाएगा। द आंसर इज नो। उसको सिर्फ और सिर्फ रिफंड मिलेगा अगर वो एक्सपोर्टर है तो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिलेगा, राइट। और अगर वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में कर रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ इनपुट का रिफंड मिलने वाला है। और ये दोनों ही रिफंड मेरे फॉर्मूला बेस्ड रिफंड रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मेरे पे एप्लीकेबल है, मैंने इसे क्लिक किया। अब इसके बाद इसने मुझसे पूछा कि फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, कि कौन से टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर ये पता है कि मैं मार्च 2023 तक का रिफंड अप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूँ। अप्रैल 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का मुझे रिफंड अप्लाई करना है। अब यहाँ पर मुझे इसे पीरियड सिलेक्ट करना है अप्रैल 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का मैंने इसमें पीरियड सिलेक्ट किया। और अब यहाँ पर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये मुझसे पूछता है डू यू हैव एनी रिफंड टू क्लेम फॉर द सिलेक्टेड पीरियड। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करनी है कि अगर अप्रैल 2023 का अगर आप रिफंड ले रहे हो, अप्रैल 2023 से पहले अगर कोई पीरियड था जिसकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई, चाहे उसमें रिफंड बनता है या नहीं बनता, उसकी अगर रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई तो आप इस अप्रैल 2023 का रिफंड नहीं ले सकते। पोर्टल आपको ये कहता है कि पहले आप पीछे के रिफंड एप्लीकेशन को फाइल कीजिए, चाहे वो नील का ही क्यों ना हो, तभी आप आगे के रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर इस पीरियड में रिफंड नहीं बनता तो इसे नो करके नेक्स्ट पीरियड का रिफंड लीजिए, अदरवाइज इस पीरियड का रिफंड बनता है तो इसे यस कीजिए। तो मैंने यहाँ पे यस किया। यस करने के बाद अब ये विंडो मेरे पास ओपन हो गई। अब ये जो विंडो मेरे पास ओपन हुई, यहाँ पर इसका टाइटल देखेंगे GST RFD 01। GST RFD 01 में आपने देखा था कि GST RFD 01 में हमने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, और मेरे केस में रिफंड ऑफ ITC यानी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर आपसे ये मांगा जा रहा है कि क्लिक टू अपलोड द डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे केस में अपलोड होने वाले हैं, उसके लिए एक अनेक्सर होता था। जो अनेक्सर होता था वो अनेक्सर एक गवर्नमेंट की यूटिलिटी है, उसको आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद वो डिटेल उसमें फीड करनी है जो जो उसने मांगी थी। मेरा जो केस है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में उसने मुझसे क्या क्या मांगा था, जो भी आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनवॉइसेज हैं उसका डेट, अमाउंट और नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सब चीजें डिटेल डाल दीजिए। साथ में मुझे शिपिंग बिल से रिलेटेड डिटेल भी डालनी होती थी, EGM से रिलेटेड डिटेल भी डालनी होती थी। तो फ्रेंड्स, उस शीट को मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने ये शीट ओपन कर ली।
ये एक्सेल की जो यूटिलिटी है ये मैंने यहाँ पर ओपन कर ली। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसे देखेंगे, ये हमारी जो डिटेल है ये मुझसे क्या क्या डिटेल मांग रहा है, डॉक्यूमेंट डिटेल, जहां पर इसने मुझसे टाइप मांगा कि वो इनवॉइस है या फिर वो, एक मिनट इसे मैं इनेबल एडिटिंग। अब यहाँ पर इसने मुझसे पूछा कि आपका जो इनवॉइस है डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो सब चीजें यहाँ पे डिटेल डालनी है। इनवॉइस का नंबर जो अभी आपने एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट का इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू यहाँ पर आपने डालनी है। आप गुड्स है या सर्विसेज है तो दोनों ही केसेस आपको डालने हैं, और गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता था वो आपको पता ही है। अगर मेरा सर्विसेज का केस है तो मुझे पेमेंट फॉरेन करेंसी में आनी जरूरी होती थी, या फिर कुछ केस में जहां पर आरबीआई ने मुझे परमिट किया था कि मैं इंडियन करेंसी में भी अपनी पेमेंट मंगा सकता हूं, तो उन केसेस में वहां पर जहां पर पेमेंट आनी जरूरी होती थी वो एक्सपोर्ट और सर्विसेज का केस था, और वहां पर मुझे बीआरसी की डिटेल, एफआईआरसी की डिटेल, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, ये वाली डिटेल यहाँ पे डालनी जरूरी होती थी। और मेरे केस में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में यहाँ पर ये शिपिंग बिल से रिलेटेड मैंने डिटेल डाल दी, ईजीएम से रिलेटेड मैंने डिटेल डाल दी। अब जो इसने मुझसे बीआरसी या एफआईआरसी की डिटेल मांगी, मेरे केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे फीड नहीं किया। अब मैं इसे क्लोज करता हूं और वापसी मैं दोबारा अपनी इस पोर्टल पे आ जाता हूं। पोर्टल में जाने के बाद अब यहां पर आपने सिलेक्ट करना है क्लिक टू अपलोड। जो उस एक्सेल की यूटिलिटी में आपने डिटेल डाली है, डिटेल डालने के बाद आपने वहां से एक जीएसएन जनरेट हो जाएगी। जीएसएन जनरेट जो होगी उस जीएसएन को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जीएसएन को अपलोड करता हूँ, और मैंने यहाँ पे जीएसएन अपलोड कर दी। फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप देखेंगे, इसे मैंने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं टिक करूंगा, टिक करने के बाद वैलिडेट करूंगा। जो भी मैंने जीएसएन बनाई है, अपलोड करी है, उस जीएसएन को वैलिडेट करूंगा कि इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया, फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इस यूटिलिटी में इसने मुझे बताया कि टोटल इनवॉइसेस, जो नंबर ऑफ इनवॉइसेस है वो 48 है, और जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो भी 48 है। इसका मतलब किसी भी इनवॉइस नंबर में मेरी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर एक ध्यान देना कि इस केस में अगर जो भी आपने एक्सेल की यूटिलिटी बनाई, इस एक्सेल की यूटिलिटी में इनवॉइस नंबर आपकी जीएसटीआर 1 में जो डिटेल आपने डाली होगी उस इनवॉइस से रिलेटेड, अगर वो इनवॉइस नंबर आपके जीएसटीआर 1 के डेटा से मिसमैच होगी, या वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अगर मिसमैच होगा, या आपने जो शिपिंग बिल आपने डिटेल डाली वो अगर उससे मिसमैच होगा, तो वो आपका यहाँ पे एरर फाइल दे देगा, राइट। अब वो आपको ये बताएगा कि इस इनवॉइसेस में ये एरर है, वहां पे चाहे 1 रुपए का भी डिफरेंस होगा तो वो भी आपको वहां पे वो बता देगा, वो उसे वैलिडेट करेगा ही नहीं। और अगर वैलिडेट नहीं करेगा फिर आपको कुछ नंबर ऑफ इनवॉइसेस दे देगा, उस नंबर ऑफ इनवॉइसेस को आपने रेक्टिफाई करना है, और अगेन आपने वहां से जीएसएन जनरेट करनी है। जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने इसे प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही मैंने वहां पर प्रोसीड किया, एक बार और अंदर चलते हैं। यहां पर हमने देखा कि जो ये 48 नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं, इन 48 इनवॉइसेस का जो टोटल है 6.75 सीआर है। अब मैंने इसे प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद ये यहाँ पर इसने मुझसे 3 डिटेल मांगी, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज। जो हमने इसका फॉर्मूला देखा था ना, वो आप रिकॉल करो क्या फॉर्मूला होता था। नेट आईटीसी में क्या क्या चीज होती थी, किस किस का मुझे क्रेडिट मिलना था और रिफंड मिलना था, इनपुट और इनपुट सर्विसेज, राइट। अब ये जो मुझे दिखा रहा है ना, नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ ये वही फिगर है, नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब सिर्फ इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज, यहाँ पर उसकी कैपिटल गुड्स की डिटेल नहीं आएगी। नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर क्या होता था, ऊपर होता था टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। और उसकी भी अपनी एक कैलकुलेशन होती थी, और डिवाइड होता था वो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। और यहाँ पर वही 3 चीज मुझे यहाँ पर डालनी है। मेरे केस में टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है मेरा, 675,05,547, 6,75,00,000, और ये मेरी फिगर है। और टोटल मेरा अमाउंट है मेरा 7 करोड़ का, राइट। बहुत एक छोटी फिगर है, हमारी 25 लाख रुपए की फिगर है जो डोमेस्टिकली हमने सप्लाई करी
राइट, वो हमने यहाँ पे डिटेल डाल दी। और जो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट है, नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे केस में थोड़ा सा कम है। इसने जो सिस्टम ने पिक किया वो एक बात अलग है, लेकिन जो मेरा कैपिटल गुड्स की जो कैलकुलेशन है वो मेरी कम है, वो 75 लाख की नहीं है, वो 73,93,615 ये मेरी कैलकुलेशन है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये 3 इनपुट पैरामीटर इसमें डाले, इसने ऑटोमेटिकली मुझे जो रिफंड की जो कैलकुलेशन है वो मुझे करके दे दी कि आपका जो रिफंड है वो 71 लाख का है। राइट, ये अमाउंट मेरा मैक्सिमम रिफंड मेरा बन सकता है। अब फ्रेंड, मेरे पास ये तो मुझे इसने सिस्टम ने बता दिया कि आपका जो रिफंड बनेगा 71 लाख का बनेगा। अब मुझे 71 लाख मुझे गवर्नमेंट से जो मिलने हैं, जो मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं, वो अब मैं कितना क्लेम कर रहा हूं और किस हेड में से कर रहा हूं। पॉइंट अब ये भी आपने रिकॉल करना है। जो मेरा अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड होता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सारा का सारा आईजीएसटी से क्लेम करना होता था। राइट, आईजीएसटी से मुझे रिफंड क्लेम करना होता था। अब और जो मेरा डिफरेंस अमाउंट था, वो डिफरेंस अमाउंट जितना भी अमाउंट मेरा बच गया, वो मेरा इक्वली मैं उतना अमाउंट सीजीएसटी से और इक्वली मैं अपना एसजीएसटी से मैं उसको क्लेम करूंगा। अब उसके बाद लेकिन जो मैं यहाँ पे रिफंड की फिगर डाल रहा हूं, जिस पीरियड का मैं रिफंड डाल रहा हूं, उस पीरियड में उस टाइम पे मेरा ई क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस रखा है। 3 अमाउंट हमने देखे थे। जो लोअर होता था वो हमने सिलेक्ट करना होता था। एक तो जिस पीरियड का मैं रिफंड फाइल कर रहा हूं, यानी दिसंबर 2023 तक का रिफंड अप्लाई कर रहा हूं। अब उस टाइम पे ई क्रेडिट लेजर मेरा कितना था आईजीएसटी में, 66 लाख का। बट आज की डेट में कितना है? क्या मेरा 41 लाख है? क्या इसमें से 66 लाख का रिफंड क्लेम कर सकता हूं? भाई उस टाइम तो ई क्रेडिट लेजर में मेरा 66 लाख का रिफंड था, ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस था। बट आज की डेट में ई क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी में इतना अमाउंट रखा ही नहीं है। राइट, इन दोनों में से जो कम होगा मुझे वो क्लेम करना है। यानी इस फिगर में से 41 की जो फिगर है वो मैं यहां से क्लेम कर लूंगा। ये मैंने सारी की सारी क्लेम कर ली। राइट, अब मुझे यहां पर क्या करना है? अब मुझे यहां पर क्या करना है? 71 इतने में से मैंने ये अमाउंट ले लिया। एक सेकेंड, और डिवाइड करूंगा 2 से। अब जो अमाउंट मुझे सीजीएसटी में से लेना है वो अमाउंट लेना है इतना, और ये डेसिमल में वैल्यू नहीं लेगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? 68 यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पर मुझे 69 कर लेना है। राइट, तो मेरा ये वाला अमाउंट जो है, ये अमाउंट मेरा मैच हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपने देखना है अकाउंट नंबर में मैंने अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में मुझे क्या करना है? एनेक्सर बी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। मैंने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करने हैं पीडीएफ में, ऑलरेडी मैंने उसका पीडीएफ बनाई हुई है। और अब फाइनली हमने सिर्फ इसको अपलोडिंग में लेना है और ईवीसी करना है। मैं यहाँ पे डालूंगा एनेक्सर बी, ऐड डॉक्यूमेंट। अगेन मैं यहाँ पे जीएसटीआर 2A की कॉपी यहाँ पे ऐड करूंगा। यहाँ पे डाल दूंगा जीएसटीआर 2A, ऐड डॉक्यूमेंट। अगेन मैं यहाँ पर अंडरटेकिंग बाय द असेसी, यहाँ पर मैं उसे अपलोड करूंगा। यहाँ पर डाल दूंगा मैं अंडरटेकिंग, ऐड डॉक्यूमेंट। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन भी है, कोई हम इसमें सस्पेंस नहीं रखेंगे। यहाँ पर हमारी किसी तरह की कोई डिक्लेरेशन नहीं लगने वाली। हमारे 2 केस होते थे, डिक्लेरेशन मांगी जाती थी। या तो डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो, एप्लीकेंट खुद दे दे अगर 2 लाख तक का रिफंड है, और अगर 2 लाख से ज्यादा का रिफंड है तो उस केस में आपको अपने सीए से लेनी होती थी। सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों ही केसेस में दोनों ही एलिजिबल हैं। बट हमारे केस में, क्योंकि आपको ध्यान होगा ये प्रूव करने के लिए कि जीएसटी का रिफंड, इसका जो टैक्स ऑफ इंसिडेंस है आपने आगे पास ऑन नहीं किया है, उसके लिए आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी होती थी। बट कुछ केस में डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल ही नहीं होता था, और उसमें एक रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट भी एक ऑप्शन था। राइट, और मेरा केस किसका है? रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता, मुझे किसी तरीके की कोई डिक्लेरेशन नहीं लगानी।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे एलयूटी का नंबर मांगा जा रहा है और एलयूटी का नंबर एक सेकंड, एलयूटी का नंबर मुझे दोबारा लेना पड़ेगा, एक सेकंड। फटाफट से ले लेते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग 2023 में हमने इसे फाइल किया था और हमने इसे 2023 में नाम इसे सर्च किया। सर्च करने के बाद इसे हमने यहाँ पे जिसे हमने मेंशन किया, सेव किया। सेव करने के बाद फ्रेंड्स एक बार आप ये भी देखना कि जो हमारे ई क्रेडिट लेजर में रखा है, हम एक चीज को यहाँ पे लिंक करेंगे। जितना भी अमाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया है, आईजीएसटी में मेरा 41 लाख का अमाउंट रखा है। अब जैसे ही मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करूंगा, एआरएन जनरेशन के टाइम पे मेरा उतना ही अमाउंट, जितना मैं क्लेम कर रहा हूँ, उतना ही अमाउंट मेरे ई क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगा। अब मैं इसके डैशबोर्ड में भी जाकर के ये चेक करूंगा कि मेरा उतना अमाउंट डेबिट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मैंने सेव किया, प्रीव्यू किया, प्रीव्यू करने के बाद मैं यहाँ पर इसे दोबारा देखेंगे। सेव करने के बाद मेरे पास अभी एक ऑप्शन आएगा सबमिट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अच्छा ओके, मैंने यहाँ से टिक नहीं किया इसे, मैंने इसे चेक कर लिया। चेक करने के बाद मैं इसे सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद मैंने इसे प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद अब मेरे पास ईवीसी का ऑप्शन आया। ईवीसी का ऑप्शन आया है, मैं फटाफट से उसको कॉल भी कर देता हूँ और ये मेरे पास अब इसे मैं कॉल कर लेता हूँ ओटीपी के लिए। सर फटाफट ओटीपी दो। अभी 2 मिनट में ओटीपी आ जाएगा और उसके बाद हम इसे वेरीफाई भी करेंगे कि हमने जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी है उतना ही अमाउंट मेरे ई क्रेडिट लेजर से डेबिट हुआ है या नहीं हुआ, वो अभी हम चेक करेंगे। रिफंड ओटीपी आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, ओटीपी डालो, वेरीफाई एंड नाउ इट इज डन। इट इज डन। आप देखेंगे एआरएन नंबर रिसीव्ड, एआरएन आ चुका है। अब एआरएन आ गया तो अब हमने क्या करना है, दोबारा जीएसटी के पोर्टल पे जाना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका जो 41 लाख का जो अमाउंट था वो डेबिट हो चुका है और जो मैंने डिफरेंस अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी से क्लेम किया था वो भी यहाँ से डेबिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।